आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे जो निर्णायक युद्ध था वो था शामूगढ़ का युद्ध। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। शामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था गाइस, ये हुआ था 29/5/1658 को। शामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658। ठीक है। अगर हम बात करें धर्मत के युद्ध की, तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। अच्छा, देवराय का युद्ध कब हुआ था? तो देवराय का युद्ध, इसमें देखिए 12/4/1659 देवराय का युद्ध हुआ था। 12/4/1659। इसमें देखिए 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, 12 तारीख या 14 तारीख। ठीक है। तो ये जो युद्ध मैंने आपको बताया ना, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम जो भार होता है ये कहाँ पर होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या धरातल? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार ये कहाँ पर होता है? सो गाइस, शरीर का जो पृथ्वी पर शरीर का जो अधिकतम जो भार होता है ये अधिकतम होता है धरातल पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन सेंसिंग, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन, रिमोट एक्सेसिंग, अंतरिक्ष शटल। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सो गाइस, इसे कहा जाता है सुदूर संवेदन सेंसिंग। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल उत्तल। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो ये अवतल दर्पण का होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। लैन, मैन, वैन, टैन। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो गाइस, ये जोड़ता है मैन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? सो गाइस, इस चट्टान का नाम है कोयला। कोयला जो है ना, ये चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कृष्णराज सागर ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, उदयपुर में, कोटा में, हैदराबाद में। कृष्णराज सागर ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस, कृष्णराज सागर जो है ना, ये मैसूर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया?
1970 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1984 ईस्वी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आरंभ किया गया था वर्ष 1972 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, अकबर बनाम हेमू। कौन सा जोड़ा जो कि गलत है? चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये जोड़ा आप जो देख रहे हैं ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिम्बा, पठार या दर्रा। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? सो गाइस, उन्हें कहा जाता है दर्रा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है कि झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर भारत। झूम कृषि ये कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि जो है ना गाइस, ये उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। देखिए, मैं इसकी आपकी पीडीएफ भी देता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूँ। यार इतनी कंजूसी क्यों? आप लोग वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते। कल मैंने क्लास आपको दी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की, उस पर इतना घटिया रिस्पॉन्स देखने को मिला है। मैंने कल देखा ना, तो ज़्यादा कुछ लाइक हैं आप लोगों के, आप लोग वीडियो को देख लेते हो और लेकिन लाइक नहीं करते हो। यार वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना प्यार ऐसे ही हमें बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लासें ला सकूं। जैसे कि इंग्लिश हुआ आपका, इंग्लिश क्लासें स्टार्ट कर सकूं, रीजनिंग की क्लासें स्टार्ट कर सकूं मैं आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए उस प्रकार का रिस्पॉन्स आपका देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगला हमारा प्रश्न है कि फटल वर्षा किस कारण से होती है? शमनी धारा, समुद्री हवाओं, चक्रवातीय गतिविधि, पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन। फटल वर्षा किस कारण से होती है? सो गाइस, फटल वर्षा जो है ना, ये चक्रवातीय गतिविधि से होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंपात, लक्षद्वीप और मालदीव। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो पाक स्टेट जो है ना, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? गोकुला, राजाराम, चूड़ामणि, बदन सिंह। वो जाट नेता कौन था जिसने बादशाह अकबर के मकबरे को सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजाराम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो गाइस, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ना, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात हो रही है, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए, भारत का अशांति का जनक जो है ना, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को
भारत का अशांति का जनक कहा था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ग्रीन चैनल है एक दूरदर्शन चैनल, आकाशवाणी चैनल, डाक सेवा, टेलीफोन सेवा। ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल जो है ना, ये एक डाक सेवा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? सीसा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, गुजरात राज्य जो है ना, ये बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सो गाइस ये आरंभ किया गया था 2007 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया? सतलज, रावी, लूनी, झेलम। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? सतलज नदी का बनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंग, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बिहू त्योहार जो है ना, ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? बाबा साहब ठाकरे, एमजी राणाडे, वीजी तिलक, छत्रपति शिवाजी। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी जो है ना, ये बीजी तिलक के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, एंजेलो, विची, रफेल। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ जो है ना, ये पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड एल्गिन ने, लॉर्ड कैनिंग ने। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सो गाइस ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ना, विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग या बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध बिहार राज्य से होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गाइस, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ से मिली है? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ऋग्वेद से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद जो था वो वंशानुगत हो गया? सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जिनके आने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर ज्वाइन करें आप लोग, फायदा होगा आपको, नुकसान नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, गुरु रामदास। सारी पीडीएफ आपको जो भी क्लासेस चल रही हैं फिलहाल अभी करंट में, सारी क्लासों का पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में दिया जाता है। नहीं तो और लोग तो पैसे लेते हैं, मैं आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क में पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। 131वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती? जल का विद्युत अपघटन, द्रव वायु का प्रभावी आसवन, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती? मैग्नीज डाइऑक्साइड वियोजन पद्धति से ऑक्सीजन जो है वो नहीं तैयार की जाती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? ब्राह्मी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गारंटी दे रहा हूं, जीके का एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तब हमसे बात करना, एक भी क्वेश्चन जीके का आपका नहीं छूटेगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। अगर आपने सारी क्लासें देख ली, जीके और हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप बिलीव करते हो तो आगे आपकी मर्जी है। अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था, तो आपको पता ही चल गया। अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको भी जान लीजिए। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन काफी हाईलाइट रहता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सम्राट अशोक ने किस राजवंश का राजा था, यानी सम्राट अशोक जो था वो किस राजवंश का राजा था, तो सम्राट अशोक मौर्य राजवंश का राजा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? 8 वर्ष बाद। कलिंग की जो लड़ाई हुई थी तो मैंने आपको बता ही दिया, 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किसमें खर्च होता है? खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, तकनीकी ज्ञान के आयात पर। तो भारत के विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है ना पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना ये एक केंद्रीय बैंक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये डेट आप याद कर लीजिए और सन भी याद कर लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय स्टेट बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न ए स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेगा, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है?
आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, पर्डिल, चींटीखोर, व्हेल, कटीला, चींटीखोर। अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी है कटीला चींटीखोर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल डिस्ट धारा से, एसी और डीसी दोनों से, किसी भी सिग्नल से। ट्रांसफार्मर किस में काम करता है? सो गाइस ट्रांसफार्मर जो है ना, ये काम करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है? तो चारागाह को पैम्पास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वसुस्थ गार्डन नहीं है? हैगिंग गार्डन्स मुंबई, ईडन गार्डन्स कोलकाता, वृंदावन गार्डन्स मैसूर, खुसरो गार्डन्स लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा वसुस्थ गार्डन नहीं है? ईडन गार्डन कोलकाता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ऑडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल, अरविंद अडिंगा, विक्रम सेठ, बराक ओबामा। द ऑडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेबर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है इंडो आर्यन प्रजाति का, आर्यो द्रविडियन का, मंगोलियाड का या स्काइथो द्रविडियन का? हेबर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्यो द्रविडियन का। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया जाता है 11 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश जो विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 5.95%, 4.46%, 9.50%, 11.60%। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने वन क्षेत्र हैं? मात्र 11.60%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना था? 3%, 5%, 7% या 9%? कितने प्रतिशत था? 7%। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, मेरठ में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ना, ये बिठूर में स्थापित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सारनाथ स्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? सो गाइस सारनाथ जो है ना गाइस, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, राधा स्वामी पंथ से। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन, कुशीनगर।
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में, सिंगरौली में, नरोरा में, अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? नरोरा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन सी गैस आधारित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, औरैया और टांडा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।